बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम सर्कुलेशन के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे कि सर्कुलेशन क्या है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक को हमने कहा था कि हार्ट है, ब्लड वेसल एक्सेट्रा है, जिसमें हमने फर्स्ट कंपोनेंट यानी हार्ट को डिस्कस किया था कि हार्ट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी पोजीशन कहाँ पे है हमारी बॉडी के अंदर। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट लेक्चर में हार्ट की मॉर्फोलॉजी को डिटेल से डिस्कस किया था कि हार्ट का साइज कितना है, इसकी शेप क्या है और इसके मसल्स कौन कौन से हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले तो मैं वो लेक्चर आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले उस लेक्चर को देख लें, ताकि आज के लेक्चर को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। आज हम इंशाल्लाह एनाटॉमी ऑफ हार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो डिस्कस कर सकेंगे कि हार्ट की एनाटॉमी क्या है, यानी हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स के नाम्स कौन कौन से हैं, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी ऑक्सीजन पुअर जो ब्लड है वो कौन से चैम्बर में आता है और कौन सी वेसल्स लेके आती हैं, और फिर उस चैम्बर से कौन से चैम्बर में जाता है और वहां से ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ, यानी ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स की तरफ कैसे जाता है, कौन सी वेसल्स उसको लेके जाती हैं, और फिर लंग से ऑक्सीजन लेने के बाद कौन सी वेसल से दोबारा हार्ट में ब्लड आता है, ऑक्सीजन मिला, और फिर कौन से चैम्बर में इंटर होता है और इंटर होने के बाद ट्रांसफर कौन से चैम्बर में होता है, फिर उसके बाद बॉडी में कौन से वेसल से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंशाल्लाह आज इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ईटा या एमडी कैट एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। लेट्स स्टार्ट एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी का मतलब क्या है, सबसे पहले आप तो यह समझे कि एनाटॉमी कहते किसको हैं। एनाटॉमी कहते हैं स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, हम उसको एनाटॉमी कहते हैं। तो आज हम हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी डाइसेक्ट करके अंदर इसकी चैम्बर्स की स्टडी करेंगे। इसको हमने एनाटॉमी ऑफ हार्ट की हेडिंग्स के अंदर रखा हुआ है। एनाटॉमी मीन इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, आपको ऑलरेडी पता है। और मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हार्ट की मॉर्फोलॉजी को डिटेल से डिस्कस किया था। हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हार्ट मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं। हार्ट मेम्ब्रेन्स, हार्ट को कौन सी मेम्ब्रेन्स ने कवर किया होता है और प्रोटेक्शन देता है, और उसके बाद हार्ट के कौन से मसल्स हैं। एमडी कैट ईटा एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन फिर हम चैम्बर्स की तरफ आते हैं। ये 2 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर भी चुके हैं। लेट्स स्टार्ट, इन्हीं से स्टार्ट लेते हैं, फिर अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हार्ट की मेम्ब्रेन्स कितनी हैं और हार्ट की मेम्ब्रेन का नाम क्या है। सो फॉर एग्जांपल, ये आपको हार्ट नजर आ रहा है, तो हार्ट की ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको डबल लेयर ने सराउंड किया होता है। फॉर एग्जांपल, मैं पूरे हार्ट को तो नहीं सराउंड कर रहा, जर्नल छोटे से पार्ट को सराउंड कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये डबल मेम्ब्रेन है जो क्या कर रही है, हार्ट को सराउंड कर रही है। इस डबल मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम, ये जो डबल लेयर है। और ये जो हार्ट की जो मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रही है, ये वाली हार्ट की जो मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रही है, इसको हम नाम देंगे एपिकार्डियम का नाम देंगे, एपिकार्डियम। अगर आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको यूं लिख लेता हूं कि ये क्या है, एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम। और ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये जो चैम्बर्स वाली लेयर है,
इसको हम सबसे अंदर वाली लेयर, इसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। सो सबसे बाहर पेरिकार्डियम है, एपिकार्डियम है, और सबसे जो इंटरनल जो चेंबर्स की तरफ है, इसको हम, जहां से चेंबर स्टार्ट हो रहा है ये चेंबर है, तो इसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। सो हार्ट की मेम्ब्रेन्स जो है हमने डिस्कस की, सबसे बाहर वाली जो है उसको हमने पेरिकार्डियम का नाम दिया, पेरिकार्डियम का नाम दिया। उसके बाद जो दूसरी है उसको हमने एपिकार्डियम का नाम दिया। एपिकार्डियम के बाद जो लास्ट जो सबसे इंटरनल लेयर है जो चेंबर की तरफ है, इसको हमने एंडोकार्डियम का नाम दिया। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि पेरिकार्डियम क्या है, एपिकार्डियम क्या है एंड एंडोकार्डियम क्या है। पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के दरमियान ये जो स्पेस पाया जाता है इसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और इस कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है जो रेजिस्टेंस को, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये हमने लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हार्ट मसल्स। अब एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हार्ट मसल्स को क्या कहते हैं। तो हार्ट मसल्स को जो कहते हैं कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स को यूं कह सकते हैं कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, या इसी का दूसरा नाम जो है वो है मायोकार्डियम। जिन मसल से हार्ट मिलकर बनता है उनको हम कार्डियक मसल्स या मायोकार्डियम कहते हैं। यह भी अपने पास आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है, एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियम क्या है एंड कार्डियक मसल्स क्या है। इन्हीं कार्डियक मसल्स या मायोकार्डियम जो यहां पे पाए जाते हैं, ये जो हार्ट की जो वॉल्स हैं इसमें जो पाए जाते हैं, इसको मायोकार्डियम या हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल जो है ये मायोजेनिक मसल्स होते हैं। मायोजेनिक का ये मतलब है कि एक तो हमारी बॉडी को जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो ब्रेन से होता है, बॉडी के हर ऑर्गन्स को। तो हार्ट को भी मैसेज जो पंपिंग के लिए या बीटिंग के लिए या जो धड़कता है हमारा दिल, उसके लिए जो मैसेज भेजता है वो ब्रेन ही भेजता है। लेकिन हार्ट के मसल्स के अंदर अपना बी मैकेनिज्म पाया जाता है जो हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिफरेंट नोड्स पाए जाते हैं जो ये हार्ट की प्रॉपर्टी है कि वो अपने लिए खुद नर्व इंपल्स, खुद जो इंपल्स है या मैसेज को, करंट को जनरेट कर सकता है। ये इंशाल्लाह लेटर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको मायोजेनिक मसल्स भी कहते हैं। मायोजेनिक इस वजह से कहते हैं कि ये अपने लिए खुद भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है, खुद भी मैसेज अपने पंपिंग के लिए, अपनी बीटिंग के लिए, कंट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए खुद भी जो है वो इंपल्स को जनरेट कर सकता है। इस वजह से हार्ट के जो मसल्स हैं उनको क्या कहते हैं, मायोजेनिक मसल्स भी कहते हैं। अभी तक हमने 3 ईटा एमसीक्यूज भी डिटेल से डिस्कस कर लिए। एक को हमने कहा कि पेरिकार्डियम वो लेयर है जो हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। फिर उसके बाद हमने कार्डियक मसल या मायोकार्डियम मसल्स, वो वाले मसल्स हैं जो हार्ट की बॉडी को, हार्ट की वॉल्स को बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि मायोजेनिक मसल्स भी इन्हीं का नाम है क्योंकि ये अपने लिए खुद इंपल्स जनरेट कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हार्ट के चैम्बर्स को डिस्कस करते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो मैमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं, इनके हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल चैम्बर्स कितने हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स को आरिकल कहते हैं और 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। टोटल 4 चैम्बर्स हैं। 4 में से 2 चैम्बर्स को हम आरिकल कहते हैं और 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। आरिकल के
दो चैम्बर्स में से एक चैम्बर को हम कहेंगे राइट आर्ट्रियम, राइट आरिकल या राइट आर्ट्रियम, और दूसरे चैम्बर को हम कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम और जो सेकंड चैम्बर्स है, जो वेंट्रिकल्स हैं, इनको एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और दूसरा जो है वो राइट वेंट्रिकल होगा। तो टोटल कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, अगर हार्ट को डाइसेक्ट करें तो हार्ट में 4 चैम्बर्स नजर आते हैं। ये राइट आर्ट्रियम है। ये राइट और लेफ्ट क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं खड़ा हूं, अगर हार्ट यहां पे है तो हार्ट, अगर ये वाला मेरा राइट साइड है और ये वाला मेरा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड के जो चैम्बर्स हैं इसको हम कहेंगे राइट चैम्बर, राइट साइड के चैम्बर्स को फॉर एग्जांपल राइट आर्ट्रियम, और इस साइड के जो चैम्बर है इसको हम लेफ्ट कहेंगे। ये सिर्फ हमने इसकी साइड बाई साइड कहा कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। इस साइड के जो चैम्बर्स हैं, एक चैम्बर ये है, सेकंड चैम्बर ये है, फर्स्ट एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है, थर्ड वन ये है और फोर्थ वन ये है। टोटल कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। एक को हम राइट आर्ट्रियम कहते हैं और दूसरे को हम लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों चैम्बर्स को मिलाकर हम इसको आरिकल का नाम देते हैं। जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं, जो इसकी बेस की तरफ हैं, वो कौन से हैं? वेंट्रिकल्स। एक को हम राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं और दूसरे को हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि राइट आर्ट्रियम क्या है, कहां से ब्लड लेती है, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी। इसी तरह हम लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम राइट आर्ट्रियम को डिस्कस करते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो राइट आर्ट्रियम में 2 पाइप आ रहे हैं, एक ये पाइप आ रहा है और ये पाइप आ रहा है। इस वेसल को, इस पाइप को इंफीरियर वीना केवा कहते हैं और इस पाइप को जो राइट आर्ट्रियम में ही ओपन हो रहा है इसको हम सुपीरियर वीना केवा कहते हैं। इंफीरियर वीना केवा क्या है और सुपीरियर वीना केवा क्या है, पहले इस बात को समझे। हमारी बॉडी के अंदर जो नीचे वाले पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो टांगे वगैरह हैं, वहां से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो जिस पाइप के जरिए आता है उसको हम इंफीरियर वीना केवा कहते हैं। और इस पाइप में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा? राइट आर्ट्रियम में आएगा। जबकि ऊपर वाली बॉडी के शोल्डर वाला पार्ट है या हेड वाला पार्ट है, यहां से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस पाइप या जिस वेसल से आता है उस वेसल को सुपीरियर मीन ऊपर वाले पार्ट्स है और इंफीरियर मीन नीचे वाले पार्ट्स है, इसको हम कहेंगे सुपीरियर वीना केवा। तो आर्ट्रियम का एक फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया कि आर्ट्रियम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, इंफीरियर वीना केवा के थ्रू जो नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, जबकि सुपीरियर वीना केवा से ऊपर लेकिन लेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वीना केवा से और सुपीरियर वीना केवा से किधर आता है? राइट आर्ट्रियम में। तो ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राइट आर्ट्रियम क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है थ्रू इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा। अब राइट आर्ट्रियम को देखते हैं, क्या है राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम जो है वो थिन वॉल्ड होता है, इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है, क्योंकि आरिकल का जो साइज है दोनों का स्मॉल होता है जबकि वेंट्रिकल्स का लार्ज होता है। स्मॉल इन साइज होता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहां से रिसीव करता है? फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम होल बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अब राइट आर्ट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से ले लिया है। अब क्वेश्चन यह है, लेने के बाद ये वाला जो ब्लड यहां पे आ चुका है, ये जो ब्लड आ चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो इस चैम्बर में राइट आर्ट्रियम में आ चुका है, इसके बाद कौन से चैम्बर में जाएगा? अगर आप देखें राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान
कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को, इस वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये इंशाल्लाह वाल्व्स के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां पे जनरली समझते हैं कि राइट आर्टरियम और लेफ्ट और जो राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के दरमियान जो चेंबर है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब ब्लड कहां से कहां पे मूव करेगा? ब्लड राइट आर्टरियम से मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब राइट वेंट्रिकल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि राइट वेंट्रिकल क्या है। ये थोड़ा सा थिक वाल होता है और लार्ज इन साइज होता है। अब ये क्या करेगा? ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन पुअर ब्लड यहां से यहां पे आ चुका है। अब इसके बाद इस ब्लड ने ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक जाना है। तो ये ब्लड कैसे, हार्ट से, कौन सी वेसल से निकलकर लंग्स की तरफ जाएगा? तो ये इस वेसल्स में, अब ये वाला जो ब्लड है इस वेसल से मूव करेगा। इस वेसल्स का जो नाम है वो पल्मोनरी आर्टरी है। तो आप कह सकते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स की तरफ जा रही है। अगर आप देखें, एक जो ये आगे फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, एक लंग्स की तरफ जाएगी और दूसरी ब्रांच दूसरी लंग्स की तरफ जाएगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे है जी? किस चीज में मूव कर रहा है? तो क्लियर है डायग्राम से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में मूव कर रहा है। अब आपके माइंड में यह भी क्वेश्चन आएगा कि सर आर्टरी का काम तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है, तो आप कह रहे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पल्मोनरी यानी लंग्स की तरफ लेके जाती है। तो अब ब्लड कहां पे पहुंच गया है? अगर आप देखें डायग्राम में तो ये सीधा ब्लड पहुंच जाएगा लंग्स की तरफ। अब लंग्स में, यहां पे लंग्स में ये वाला ब्लड पहुंच आया है। पहुंचने के बाद अब यहां से ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद इस ब्लड जो है ये वापस आएगा अब ब्लड यहां पे पहुंच गया है। अब यहां से जो ऑक्सीजन एयर से है वो ऑक्सीजन यहां पे ब्लड के साथ डिफ्यूज होगी। डिफ्यूज होने के बाद अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वीन कहां पे इंटर होगा? लेफ्ट आर्टरियम में इंटर होगा। अब लेफ्ट आर्टरियम में इंटर होने के बाद ये कहां पे जाएगा? इससे पहले हम यह समझें कि पल्मोनरी वीन क्या है। तो हमेशा याद रखना है वीन का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जो है वो लेके जाना है। लेकिन पल्मोनरी वीन वो वाहिद वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर लेफ्ट आर्टरियम की तरफ लेके आती है। यह भी एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड पल्मोनरी आर्टरी बी ईटा एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हर लंग से दो वेसल्स आएंगी आर्टरियम की तरफ और दूसरे लंग से भी दो वेसल्स आएंगी, दो पल्मोनरी वीन्स आएंगी जो लेफ्ट आर्टरियम में इंटर होंगी। अब ब्लड कहां पे पहुंच चुका है जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डेफिनेटली आपका यही आंसर होगा कि सर इस टाइम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम में पहुंच चुका है। अब लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचने के बाद अब ये कहां पे जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचने के बाद इन दो चैम्बर्स के दरमियान, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान कनेक्शन है। एक वाल्व है जिसको हम बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं। अब ये ब्लड जो है यहां से मूव करेगा और मूव करने के बाद कौन से चैम्बर में पहुंच आया है? अब ये जो ब्लड इस चैम्बर में आया है ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड? तो डेफिनेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ऑक्सीजन लेकर आया है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंच आया है। तो अब मुझे यह बताना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को कहां पे भेजेगा।
तो डेफिनेटली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को एक ब्लड वेसल के अंदर भेजेगा और इस ब्लड, ये जो बड़ा पाइप है, इस पाइप का जो नाम है वो है आयोटा। तो आपने याद रखना है आयोटा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डेफिनेटली आयोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर पूरी बॉडी में पहुंचाता है। हम अब इसको पॉइंट्स वाइज समझते हैं कि राइट वेंट्रिकल हमने डिस्कस किया था कि राइट वेंट्रिकल क्या है। ये जो राइट वेंट्रिकल है ये थिक वॉल्ड है, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है। अब लेफ्ट आर्ट्रियम को समझते हैं। ये वाला जो लेफ्ट आर्ट्रियम है क्या है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम क्या है। लेफ्ट आर्ट्रियम भी स्मॉल इन साइज होता है। इनकी जो वाल है वो थिन होती है क्योंकि इन्होंने सिर्फ ब्लड को रिसीव करना होता है, आगे पंप करना नहीं होता। तो ये थिन वाल है और ये रिसीव करता है, ये वाला चैम्बर लेफ्ट आर्ट्रियम किसको रिसीव करता है? लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स। तो यही लिखा हुआ है, ये थिन वाल्ड होता है और स्मॉल होता है। रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से रिसीव करता है। इसके बाद ये वाला जो चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जेस्ट चैम्बर है। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट चैम्बर हमारे जो हार्ट है वो कौन सा है, तो हमारे हार्ट का जो लार्जेस्ट चैम्बर है और थिकेस्ट चैम्बर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है। अगर आप देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आयोटा से पूरी बॉडी में भेजने का काम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का है। तो यहां पे दो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आ चुके हैं, लार्जेस्ट चैम्बर है और थिकेस्ट चैम्बर है। अब सर क्वेश्चन है, जी बोलें क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों जो वेंट्रिकल है और स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल, ये थिकेस्ट भी होता है और लार्जेस्ट भी होता है, जबकि आरिकल स्मॉल भी होते हैं और उनकी वाल भी थिन होती है। सर इसकी रीजन क्या है? तो अब इसको समझना है इसकी रीजन क्या है। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की ये वाली जो वाल है, ये वाले जो मसल्स हैं, ये मोस्ट थिक होते हैं। लेकिन इधर आप देखें तो इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और इतनी जगह भी नहीं है। लेकिन ये वाले जो मसल्स हैं ये मोस्ट थिकेस्ट हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसने पूरी बॉडी में थ्रू आयोटा ब्लड को पंप करना होता है। तो इसकी वाल्व्स इस वजह से स्ट्रॉन्ग होती हैं, थिकेस्ट होती हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में इसने ब्लड को पंप करना होता है। इसी तरह वेंट्रिकल की बात करें, जो राइट वेंट्रिकल है, इसने थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स की तरफ भेजना होता है, जबकि आरिकल ने सिंपली बॉडी से रिसीव करके वेंट्रिकल्स को भेजना होता है। ये इसका जर्नल सा जो मैकेनिज्म था वो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये ट्राइकस्पर्ड वाल्व को डिस्कस करेंगे और बाइकस्पर्ड या मिट्रल वाल्व को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेमी लूनर वाल्व को डिस्कस करेंगे कि सेमी लूनर वाल्व क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, इनका नाम ये क्यों रखा हुआ है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें से 2 ईटा एमसीक्यू 2018 और 15 में आ चुके हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में